दोस्तों कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। दोस्तों आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग मेरा इस वीडियो में नए नए आए हैं, इस वीडियो को देखने के लिए मेरा थंबनेल को देखकर आप लोगों से हाथ जोड़कर दोस्तों विनती है कि आप ऐसे छोटे मोटे चैनलों को तब तक सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक तब तक मत कीजिए जब तक आपको अंदर से संतुष्टि ना मिले कि भाई एक ऐसा चैनल रहता है जो आपकी हर एक उम्मीदों पे खरा उतरती है। दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने इस सेशन में प्रत्येक क्वेश्चनों को मैं ऐसा स्मार्ट सॉल्यूशन से मैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूं जो आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई सॉल्यूशन ऐसे भी होती है क्या, भाई ऐसे ही सॉल्यूशन होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया परंतु 71 अंकों में से 20% अंक कम थे। 71 अंक मतलब हुआ कि पासिंग मार्क्स से, मतलब जो छात्र को 65% अंक मिले 65% मिला, अगर उसे 20 नंबर और मिल जाता तो वो छात्र पास हो जाता है ना। और दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में रुकिए भाई गला खराब हो गई है। और एक और दूसरे छात्र जो उसी परीक्षा में 80% अंक लाया है, जो पास मार्क्स के परसेंटेज से 5% ज़्यादा लाया है। मतलब अगर हम 80% में से 5% को माइनस कर दें तो वो पास परसेंटेज के बराबर ही परसेंटेज लाया हुआ है। तो एक छात्र ऐसा है जो 65% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर हम उसमें 20 मार्क्स जोड़ देते हैं तो क्या ये पास मार्क्स के बराबर नहीं होगा? क्या हो जाएगा ना। और एक अन्य छात्र जो 80% लाता है, जो अपने पास होने की परसेंटेज से 5% ज़्यादा लाता है, अगर हम 80% में 5% को माइनस कर देंगे तो वो पास परसेंटेज के बराबर नंबर लाएगा, है ना। बराबर लिख देंगे हम 80% माइनस 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80% माइनस 5% इक्वल टू 75% यहाँ पे हो जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ और ये आपस में बराबर है। तो 65% और 25 और ये 75% के बीच में अंतर कितने प्रतिशत का है? 10% का। और इस 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। पूछ रहा है कि टोटल पूर्णांक कितना था, तो कोई भी एग्जाम में टोटल पूर्णांक होता है 100%, है ना। ये कितने गुना है? तो 10 गुना है। तो यहाँ भी कितना गुना होगा? 10 गुना बराबर 200 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम था, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने संयम को बस बनाए रखिए। दोस्तों एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को लाया गया है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई आप अगर ऐसे क्वेश्चनों को 100 मानकर बना रहे होंगे ना तो बस आप रुक जाइए। ऐसे क्वेश्चनों को आपको 100 मान के नहीं बनाना है, आपको स्मार्टली सॉल्यूशन करना है। मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को डेविएशन के मेथड से। भाई आप चौंकिए नहीं कि डेविएशन होता क्या है, कुछ नहीं, बस एक नाम दिया गया है इस मेथड का। तो आप सभी को मेरे भाई पता है कि जो आय होता है वो खर्च और बचत के बराबर होता है। आय जो होता है मेरे भाई ये खर्च और बचत के बराबर होता है। आप सभी को तो इतना मालूम ही होगा। अगर वो व्यक्ति 80% खर्चा कर देता है, 80% खर्चा कर देता है तो बचाता कितने प्रतिशत होगा? 20% बचाता होगा। हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 चौक 80 और 20 एकम 20। अगर उस व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि होती है और अगर उसके खपत में 15% की वृद्धि होती है, अच्छा टोटल आय में कितना की वृद्धि हुई? तो 25% की वृद्धि हुई है। इनकम में 25% की वृद्धि हुई। अच्छा हम इस इनकम को लिख सकते हैं कि खर्च प्लस बचत, लिख सकते हैं ना। तो खर्च प्लस बचत इक्वल टू इनकम हो गया, या तो आप इसे यूं ही कहें कि इनकम इक्वल टू खर्च प्लस बचत हो गया, आप जो भी बोले। अगर इसके खर्च में 15% की अगर वृद्धि हुई है, ठीक है ना,
तो बोल रहा है कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, जो इसकी इनकम 25% वृद्धि के बराबर हो जाएगी। भाई इसकी इनकम में 25% की वृद्धि कब होगी, जब उसके खर्च में भी 25% का वृद्धि हुआ होगा, और अगर उसके बचत में भी 25% का वृद्धि हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो खर्च में 15% का वृद्धि हुआ, और कितने प्रतिशत का वृद्धि होना बाकी रह गया था, तो 10% का इसमें और वृद्धि होता, तभी ना ये तो बैलेंस होता 25% की वृद्धि के बराबर। तो 25% होगा ही होगा, प्लस में ये 10% के 4 के रेशियो में और इसका वृद्धि बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 × 4% कर देंगे, और ये इतना जो वृद्धि बच गया ना उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके बचत से। तो बचत कितना है, 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25% प्लस 10 चौक 40 = 65%। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति की खर्च में 15% की वृद्धि हुई है, और अगर उसकी व्यक्ति में 25 और उस व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हुई है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, तो 65% की वृद्धि हुई होगी। दोस्तों मैं डेविएशन की मेथड को लगभग मैं हर एक एपिसोड में आप लोगों को बताने का मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो 100 मानकर कर रहे हैं। भाई 100 मानकर आप करना छोड़ दीजिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस इसमें नहीं होगी ना तब तक आप 100 ही मान के कीजिएगा, हम जान रहे हैं। लेकिन आप इससे बस आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे पीछे के एपिसोड को आप देखते चली जाइए। मेरा जो पीछे वाला एपिसोड होता है जो मैं पहले अपलोड कर दिया हूँ, वो मेरा अगले वाले एपिसोड से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि मैं लगभग हर एक एपिसोड में अरिथमेटिक के हर एक चैप्टरों के क्वेश्चन को लाता हूं। बोल रहे कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, क्या आप इस संख्या को 9 से भाग देकर देखेंगे क्या, नहीं। 9 से विभाजिता का नियम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 9 की विभाजिता का नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या जो दिया गया है, अगर उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, जो भी संख्या दिया गया है अगर उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, तो वह पूरे के पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। अगर हम जोड़ते पहला ऑप्शन के अंकों के योग को, तो क्या है 5 6 7 6 5 है, तो 5 6 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 और 5 29, क्या 29 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इग्नोर हो गया, चले गया। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, तो कितना है 47 862, तो 4 7 11, 11 8 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, भाई 27 तो 9 से कटता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाई अब बोलेंगे कि अब और भी आप ऑप्शन चेक करके देखो, तो क्या इसमें आपके 2 ऑप्शन एग्जामिनर ऐसा दे सकता है क्या जो 9 से डिवाइड होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो एक ही ऑप्शन हो तो वो डिवाइड होगा ना। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह करके विजिबल है। ठीक है, बोल रहे हैं कि √5 का, ठीक है, 5th रूट का 32/243 किसके बराबर होगा। मतलब एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अब 32 और 243 को 5 के रूट में तोड़ो, तो अब 32 को मतलब हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिनकी लगातार 5 बार गुना करें और ये 32 आ जाए। ठीक है, तो इसका होता है 2। अगर आप 2 के घात 5 करेंगे ना तो ये 32 के बराबर आ जाएगा। 2 के घात 5 आप करेंगे तो ये 32 के बराबर आ जाएगा, है ना। और 243 लाने के लिए अगर आपको नहीं मालूम कि भाई हम किस में तोड़ें, तो आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन के बट्टे में है 2 और 3। ठीक है, तो अगर आप किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा मेरे भाई, तो कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। मतलब ऑड नंबर लाने के लिए हमको ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो कहीं ना कहीं 243 है वो कहीं ना कहीं 3 का 5वां रूट में टूटेगा ही टूटेगा। तो अब 3 को 5 बार देखिए गुना करके, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 होता है। मतलब हम 243 को 3 के पावर में 5 लिख सकते हैं और इसकी 5th रूट दिया हुआ है। इस 5th रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बटा 3 के पावर 5 के पावर में 1/5 हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसका भी पावर 5 है और नीचे वाली संख्या का भी पावर 5 है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3 के पावर में 5। और पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो इनटू हम 1/5 कर लेंगे, है ना। तो अब मेरा 5 से 5 कट गया,
फाइनल क्या बच गया 2/3, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको इस तरह से करके तोड़ के देखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। क्या आप ऐसे संख्या को गुना कीजिएगा क्या एग्जाम में? 5 इंटू 5, 5 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.005? नहीं, आपको इसमें एक स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को महज 2 से 3 सेकंड में बना लीजिएगा। वो कैसे, आप सोचिए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद दिया गया है। तो अगर आप आते 5 में, तो 5 में तो दशमलव नहीं है। उसके नेक्स्ट वाली जो संख्या लिखी हुई 0.5, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ 0.05, उसके बाद मतलब 2 अंक के बाद दशमलव दिया गया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ क्या 0.005, मतलब उसके बाद 3 अंकों के बाद दशमलव दिया गया है। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3, 2, 5 और 1 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। लेकिन लास्ट में जो दिया हुआ गुने 500, तो 500 का 2 दशमलव से तो कट ही जाएगा। मतलब जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उसके 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। आपको नहीं समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। 5 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.005 इंटू 500, है ना। अगर हम इस दशमलव को अगर हम हटाएंगे 1, 2, 3, तो कितना बार में कटेगा? यहाँ तो 10 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अंक के बाद है तो 100 हो जाएगा। वहाँ पर भी 1000 हो जाएगा। यहाँ पर काट देते हैं हम 1 0 2 0 1 0 2 0। अब जो भी इन संख्याओं का गुणनफल होगा उस गुणनफल में 1 2 3 4 अंकों के बाद तो दशमलव तो देंगे ही देंगे। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ओनली ऑप्शन नंबर बी में। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और आपको पूरी कैलकुलेशन करना ही नहीं है। बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं कि भाई क्या है 5 से गुना करने में से तुरंत है। भाई जो क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्यूशन हो रहा है 3 सेकंड में 4 सेकंड में, आप उस वाली की क्वेश्चन में 1 मिनट का समय क्यों देंगे? अगर आपको एग्जाम में 1 मिनट का समय कम लग रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2 + √3 इंटू √2 - √3 का मान क्या होगा? दोस्तों आप इस √2 को लिख सकते हैं ए और √3 को लिख सकते हैं बी। मतलब ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को शायद मालूम होगा, a² - b² होता है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √2, तो √2 का हम स्क्वायर करेंगे और माइनस का माइनस लिख देंगे। और b का वैल्यू कितना दिया हुआ? √3, और √3 का यहाँ पे क्या दिया हुआ? स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, बराबर क्या बच गया? 2 - 3 = -1, और -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं होता है। वो डिपेंड पड़ता है आपकी सोच पर कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सोच रहे हैं। यही होता है ना कि आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल्के में ले लेते हो तो एग्ज़ाम भी आपको हल्के में ही ले लेता है ना। हालांकि मैं अपने मैथ की सीरीज में हर प्रकार के क्वेश्चन को रखता हूँ। देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हो रही है। अगर उसे 30% का लाभ कमाना हो, अगर व्यक्ति 360 रुपये में सामान को बेच रहा है तो उसे 10% का हानि हो रहा है। मतलब ये जो 360 है अपने आप में 90% के बराबर है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए इसे 130% में बचना पड़ेगा। तो इंटू हम करेंगे 130%, परसेंट से परसेंट कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 9 से 4 बार में कट गया, और 4 × 130 बराबर कितना जाएगा? 13 चौके 52, और 1 0 का 1 0 मतलब 520 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तब उस दुकानदार को 30% का लाभ होगा, है ना। चलिए इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो उसके विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा, अगर किसी वस्तु को 4% के लाभ पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस 100% तो क्रय मूल्य होगा प्लस 4% प्रॉफिट होगा। मतलब जो मेरा पहला विक्रय मूल्य होगा, मतलब जो पहला मेरा सेलिंग प्राइस होगा,
सेलिंग प्राइस 1 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 4 इक्वल टू 104% होगा। और मेरा जो दूसरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दूसरा मेरा कितना हुआ है, तो उसे 10% के लाभ पे बेचता है, मतलब 100% क्रय मूल्य प्लस 10% प्रॉफिट इक्वल टू 110% के लाभ पर बेचा जाता है। बस इन्हीं दोनों का क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, रेशियो पूछा हुआ, परसेंट से परसेंट कटेगा, एक कटेगा 52 बार में और एक कटेगा 55 बार में, तो 52 इंटू 55 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ भाई आप ज़्यादा लंबी लिफाफों में ना पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन में और आपको समझ में आ गया होगा। और इसी सिलसिले में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं ना बोर्ड के ऊपर में, आप इस क्वेश्चन को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन कैसे, स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। बोल रहा है कि ए का 1/3 बी के 3/4 के बराबर है। क्वेश्चन में तो ऐसा बोल रहा है, मतलब जो भी ए का रेशियो होगा वो 3 से कटेगा ही कटेगा। अगर आप ऑप्शन में नजर आते मारते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दिख रहा है 4, क्या 4 3 से कटता है, क्या नहीं कटता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही चला गया। उसके बाद दिया हुआ है b का 3/4 लिखा हुआ है, मतलब जो भी b का रेशियो होगा वो 4 से कटेगा ही कटेगा। तो इसके ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ जो ये 4 से कट रहा है। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में तो 9 के बाद 18 लिखा हुआ, क्या 18 4 से कटता है, क्या नहीं कटता है। और मेरा बी नंबर तो ऐसे ही इग्नोर हो गया है। अगर हम लोग आते हैं सी पे तो 9 के बाद 4 लिखा गया, हाँ भाई 4 से 4 कटता है। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर डी में तो ऑप्शन नंबर डी का 18 के बाद 9 लिखा गया है, क्या 9 से 4 मतलब क्या 4 से 9 कटता है, क्या नहीं कटता है। मतलब मेरा क्या बच गया, 1 एंड ओनली ऑप्शन नंबर सी, और सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कि आप इसे पूरा सिस्टमेटिकली बनाते चलो, आपको इसी तरह से देखते चले जाना है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा मुझे सॉल्यूशन नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम है तो आप लोग करते रह जाइए सॉल्यूशन। मैं तो इसी स्मार्ट अप्रोच को अपनाता हूँ एग्जाम में, और सबसे पहले मैं सॉल्यूशन शायद कर लेता हूं समय से पहले। बोल रहे कि यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है, 2:5:7 के अनुपात में है और इन तीनों संख्याओं के योगफल 280 के आधे के बराबर है। मतलब एग्जामिनर यहाँ पे सीधे सीधी 140 ना लिखकर 280 कर दिया है, तो 280 का आधा कितना होता है 140, और यहाँ पे इन तीनों रेशियो का योग कितना होता है 7 5 12 2 14 होता है, और टोटल योगफल कितना दिया हुआ 140। हम इस 140 को 14 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितने बराबर आ गया, तो 10 के बराबर आ गया। बोल रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या के वर्ग कितना होगा, तो छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 का कितना हो जाएगा वैल्यू, 2 दे 20, और इस 20 का क्या पूछा है वर्ग बराबर 400 हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज का खेल है ये क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब ये लैंग्वेज बेस्ड है जो आपको फंसा सकती है, शायद जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है। लेकिन आप राहुल विद कंटेंट नामक चैनल से जुड़े हुए हैं, भाई अपनी तारीफ कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना था, ठीक है। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले जो मैन की आयु था ना वो अपने सन की आयु का 5 गुना था। मतलब अगर इसके सन का अगर आयु 1 वर्ष था तो इसका मैन का कितना 5 वर्ष था, ठीक है। और 10 वर्ष के बाद जो मैन की आयु है ना, मैन की जो मेरे भाई आयु है वो उसके पुत्र के आयु का 3 गुना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ कितना का डिफरेंस है 4, यहाँ कितना का डिफरेंस है 2, तो डिफरेंट हम लोग हमेशा बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ 4 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 4 का डिफरेंस बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या 6 और 2 के बीच में 4 का डिफरेंस नहीं आ गया, तो डिफरेंस तो बराबर हो गया। रेशियो तो मेरा वही है, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 रेशियो 1, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम क्या करेंगे, अब कोई भी 2 रेशियो को ले लेंगे, या तो मेन का ले लेंगे या तो सन का ले लेंगे, ठीक है। हम मेन का ले लेते हैं, तो 5 और 6 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं
कि जो इसके आयु के बीच में जो डिफरेंस होगा इसके वर्षों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 6 वर्ष का पहले और 10 वर्ष के बाद का डिफरेंस कितना होगा, मतलब अगर पहले और बाद रहे तो दोनों प्लस माइनस आपस में जुड़ जाता है ना। तो 6 और 10 16, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक का वैल्यू 16 वर्ष के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसके बेटा की आयु कितनी है, हम इसकी बेटा की आयु मान लेंगे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 16 के बराबर हो गया। लेकिन 16 वर्ष कब था, 6 वर्ष के पहले। तो अभी इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा इसके बेटा का, तो 16 + 6 = 22 वर्ष हो जाएगा। अगर हम इस रेशियो से निकालते हैं इसकी बेटा की उम्र, तो एक रेशियो का वैल्यू मेरा 16 वर्ष आ गया, तो 2 रेशियो का वैल्यू मेरा कितना वर्ष आ जाएगा, 16 दूनी 32 वर्ष। लेकिन 32 वर्ष इसके वर्तमान आयु के 10 वर्ष के बाद का है, तो 10 वर्ष माइनस कर देंगे, तो 32 - 10 = 22 है ना। तो आप जहाँ से भी निकालें आंसर वही निकल के आने वाली है। चलिए इरेज करते चले जाते हैं हम लोग, और शायद आज की अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नहीं भाई, 2 क्वेश्चन और है। बोल रहा कि रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और 5 वर्ष के बाद इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में उन्होंने 6400 रुपये का भुगतान किया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का 8%, तो 5 साल का 8 × 5 = 40%, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 40% है ये 6400 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि रवि ने बैंक से कितना रुपया उधार लिया था, तो 100% धन उधार लिया होगा, है ना। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो × 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा 40, काट देते हैं हम, 1 0 से 1 0, 4 से कितना बार में कटेगा 16 बार में, तो 160 यहाँ हो जाएगा, और 2 0 और, मतलब 16,000 रुपये की धनराशि रवि ने बैंक से लिया था। और हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। भाई गर्मी बहुत कर रखी है इधर, आप कौन सा स्टेट से हैं और आपकी गर्मी उधर कैसी है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बोल रहा है कि यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। 48 से 51 दिया हुआ, तो गोले का सबसे पहले आयतन का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो गोले के आयतन का फार्मूला होता है क्या, 4/3 πr³ होता है, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 4851 सेंटीमीटर क्यूब, और व्यास पूछ रहा है। तो 4/3 का 4/3 ही हम लोग लिखेंगे, और पाई का मान होता है 22/7, और r³ को हम r³ ही लिखेंगे, बराबर हम लोग लिखेंगे 4851। ये 22 है, तो हमें एक नज़र आ रहा है कि ये 11 से कटेगा ही कटेगा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 है ना, 11 दूनी 22, और ये कितना बार में कटेगा, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम 1, मतलब 11 एकम 11। मतलब हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि जो r³ का वैल्यू होगा वो 441 इंटू ए वाला तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 7 = 21, और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8। ये मेरा r³ के वैल्यू के बराबर हो गया। तो हम अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, मतलब क्यूब रूट क्या हो जाएगा 441। अच्छा, हम 441 को 21, देखिए जो 441 होता है ना भाई, ये 21 का स्क्वायर होता है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 21 × 21 लिख सकते हैं, और 1 21 तो इसमें है ही है, और इस 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये क्यूब रूट है, मतलब 3 पेयर में से 1 पेयर बाहर निकलेगा, मतलब r का वैल्यू कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। पूछ रहा है इसका डायमीटर क्या होगा, इसका व्यास कितना होगा, तो व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब गुने 2, तो 2 से 2 कट गया, बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी व्यास। तो क्या आपको समझ में नहीं आया? क्या मैंने जो आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि भाई अब चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्या आपने पहले से तो नहीं कर दिया बीच में ही चैनल को सब्सक्राइब, है ना। तो मेरे भाई सारे छोटे मोटे चैनल मतलब डल नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो आपके करियर को बनाती भी है। तो अगर आप लोगों को लगता है, हालांकि आप सिंसियर हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चैनल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, ये अच्छे कंटेंट लाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आप मत कीजिए, सिर्फ पढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।